नमस्कार। कल हम सभी ने स्टोमक डिजीज के बारे में, एनाटॉमी के बारे में और टीसीएम के पार्ट को भी हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को। कल की बातें जो है उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको जो है आसानी रहे। हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए नया हो, तो समझने में समय लग सकता है थोड़ा सा, इसलिए रिवाइज कर देते हैं। ठीक। हमने कल जाना कि स्टमक में अ, हमें स्टमक के फंक्शन को पढ़ना है, उससे जुड़ी बीमारियों को पढ़ना है, पैटर्न्स को पढ़ना है। इसके बाद स्टमक मेरिडियन के बारे में हमें पढ़ना है। स्टमक मेरिडियन में हम लोग डॉक्टर वोल के पॉइंट्स भी लेंगे और वन पॉइंट थेरेपी भी लेंगे। तो स्टमक मेरिडियन में है 45 पॉइंट्स, जो आंख के ठीक नीचे से स्टार्ट होता है स्टमक पॉइंट नंबर 1, और पैर के इंडेक्स फिंगर पे जाके यहाँ खत्म हो जाता है। हमने बताया कि 5 एलिमेंट्स से ही पूरी दुनिया बनी है, सृष्टि बनी है, और 5 एलिमेंट के अनुसार ही एक्यूप्रेशर में घटनाओं को समझा जाता है, परिस्थितियों को समझा जाता है। तो अगर आप 5 एलिमेंट को समझ जाते हैं तो आप एक्यूप्रेशर को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि 5 तत्व हैं, हर तत्व से जुड़े हुए अंग होते हैं शरीर में। इसमें पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ अंग जो है स्टमक है। और स्प्लीन, कौन कौन सी भावनाओं से कौन कौन से अंग और तत्व प्रभावित होते हैं इसके बारे में भी चर्चा होगी थी। ठीक है, और अगर ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो क्या क्या आपको दिख सकता है, ये भी आपको बताएगा। तो स्टमक जो है यहाँ पार्टनर है, स्प्लीन रिंग पार्टनर है, दोनों मिलकर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्टमक की एनर्जी नीचे की ओर जाती है, जब आप खाना खाते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है। तो स्टमक मजबूत होता है तो खाने को ऊपर से लेकर नीचे की ओर भेजता है। वही स्प्लीन क्या करता है, भोजन से ऊर्जा को खींच लेता है, इसको ब्लड में मिलाता है या फिर ऊपर भेज देता है, ऊपर मतलब लंग्स को। तो स्प्लीन का काम है ऊर्जा को ऊपर भेजना, और स्टमक का काम है ऊर्जा को नीचे भेजना। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। स्टमक जो है तरल पदार्थ जो है शरीर के निचले भागों में भेजता है, स्प्लीन जो है ऊर्जा को शरीर के ऊपरी भाग में भेजती है। ठीक है, अगर कभी इनकी दिशा गड़बड़ हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कल मैंने बताया था, आगे हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टमक में एनर्जी अधिकतर एक्सेसिव होती है और स्प्लीन में एनर्जी कम होती है, डिफिशियंट होती है। हमने जाना कि स्प्लीन में 1 से 5 नंबर का जो पॉइंट है वो यांग चैनल की तरह काम करता है, यांग नेचर होता है उसका। लेकिन स्टमक में, और उसी तरह स्टमक में 1 से लेकर 31 नंबर तक जितने पॉइंट्स होते हैं वो यिन मेरिडियन की तरह काम करते हैं। 45 में 31 पॉइंट जो है स्टमक के यिन नेचर के होते हैं, फिर भी हम लोग उसे यांग मेरिडियन कहते हैं। मैं TW12 के बारे, ये CW12 के बारे में जाना कि स्टमक के कोई भी समस्या हो, कमजोर हो गया स्टमक, तो CB12 को टोन कर देते हैं तो स्टमक टोन हो जाता है। अगर स्टमक में एक्सेस एनर्जी आ गई हो तो हम इसको सीडेट कर देते हैं, IG21 को ट्रीटमेंट देते हैं।
तो कभी भी स्टमक की एनर्जी कमजोर हो जाती है तो CV12 पे ट्रीटमेंट देने से वो एनर्जी बढ़ जाती है। कभी भी स्टमक की एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो ST21 पर ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाती है। ST21 पर हम सीडेट करेंगे और CV12 को टोन करेंगे। तो ये दो बहुत ही कंट्रोलिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में भोजन से ही समस्याएं पैदा होती है। सूखा भोजन करने से स्टमक ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और इसको स्टमक डिफिशियंसी कहते हैं। ये नहीं मतलब पानी, और डिफिशियंसी मतलब कमी। स्टमक डिफिशियंसी मतलब स्टमक में पानी की कमी, या डिहाइड्रेशन भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जो है, रात को अगर लोग खाना खाते हैं, इससे भी स्टमक में पानी की कमी हो सकती है, स्टमक डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा जो है, हम लोग बहुत गर्म चीजें खाएं, एकदम तला भुना और गर्म चीज खाएं, उससे स्टमक में गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। इसको स्टमक हीट करते हैं। इसके लिए खास तौर पे हमें ध्यान देना होता है कि जब हम खाना खाएं उस समय हम हरी में खाना नहीं खाएं, हड़बड़ी में खाना नहीं खाएं, चिंता में खाना नहीं खाएं, और करी मतलब बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करें। सिंपल फूड खाएं, बिना चिंता के, बिना हड़बड़ाहट के, शांति के साथ, बिना तनाव के। इससे स्टमक मजबूत होता है। तो कभी भी हरी वरी और करी, ठीक है, ये तीन चीजों को परहेज करें अगर आप स्टमक को मजबूती देखना चाहते हैं। ठीक है। अब ऐसा अगर आप रेगुलर कीजिएगा तो पेट जो है उस भोजन को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ऊपर से फूड को नीचे आंतों तक नहीं पहुंचा पाएगा, और वो भोजन अटक जाएगा। तो जब भोजन अटक जाता है, ठीक है, तो स्टमक की एनर्जी और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो कई बार अभी आप देख रहे हैं फूड रिटेंशन, ये पेट में जो है, आंतों में, ये फूड जो है नॉर्मली इस तरह होना चाहिए, और ये इस तरह से भोजन वहाँ अटक जाता है। तो इसको कहते हैं फूड स्टेग्नेशन। ठीक है, या रिटेंशन ऑफ फूड। जब फूड रिटेंशन हो जाता है तो भोजन तो नीचे जा नहीं पाता, तो उल्टा वो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, जिससे हमें गैस, छाती में जलन महसूस होती है, और इसके कारण जो है हार्ट में भी बर्निंग होती है, हार्ट में भी जलन, बर्निंग होती है, जिसको कई बार एंजाइना पेन के रूप में भी हम लोग। तो दरअसल स्टमक की हीट के कारण ऐसा होता है, स्टमक गर्म होने से ऐसा होता है। सर ठीक है। प्लीज फिर से बताना जरा, फूड रिटेंशन किसको कहते हैं? भोजन का रुक जाना, भोजन का रुक जाना, फूड नहीं, रिटेंशन। वो क्यों क्यों रुकता है वो? आगे आप क्लास कर रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। क्लास खत्म होगी तो आपको सभी को सवाल जवाब का मौका मिलेगा। ओके, उस समय आप रेगुलर सवाल जवाब कर ही सकते हैं। अब क्या है कि स्टमक की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, स्टमक की एनर्जी कमजोर हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण होता है इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, मतलब खाने का टाइम गड़बड़ होना। कभी शाम को खा लिया, कभी रात को खा लिया, कभी सुबह में खा लिया, मतलब जो टाइम फिक्स नहीं होता है। तो हर चीज की एक आदत होती है, जैसा आप भोजन करेंगे उसी हिसाब से स्टमक जो है अपने प्रिपरेशन करके रखे। प्रिपरेशन करके रखने का मतलब क्या है, वो उसी तरह से अपने एंजाइम्स को उससे करेक्ट करेगा। बॉडी की एक आदत है। ठीक है, वो आदत जो है कल्टीवेट होती है। अगर अब जब खाइएगा उस समय पेट में पचने लायक भोजन एंजाइम, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। कभी आप खा लीजिएगा और कभी भी एंजाइम पेट में पैदा हो
ऐसा नहीं, उसका एक टाइमिंग होता है। और आप एक रेगुलर फिक्स टाइम पे भोजन करिएगा तो उसकी भी एक टाइमिंग फिक्स हो जाती है। ठीक है। अगर सही समय पे एक फिक्स टाइम पे आप भोजन कीजिएगा तो आपको बॉडी में एंजाइम्स जो है फिक्स जो है सेक्रेट होंगे। ठीक है। तो हमें रेगुलर एक टाइम पर फूड खाना चाहिए। ठीक है। नहीं तो स्टमक की एनर्जी कमजोर हो जाएगी। नाश्ता हमेशा करना चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जीवन जो है, आप जीवन में जिंदगी में क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप सुबह में नाश्ता क्या। बचपन में आप जो नाश्ता करते हैं, 25-30 साल तक आप जो नाश्ता करते हैं, ठीक है, उस समय पता नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब आपकी एक उम्र आ जाती है, एक एज आने के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है। जो लोग 30-35 साल 40 साल में बीमारियां देख रहे हैं, इसका कारण ये नहीं कि उस समय वो क्या अच्छा खा रहे थे बुरा खा रहे थे, वो बचपन में उन्होंने क्या खाया था, क्या ब्रेकफास्ट लिया था, उस पर डिपेंड। लगातार बचपन से 30 साल तक व्यक्ति ब्रेकफास्ट करता है तो उस ब्रेकफास्ट का असर उसकी पूरी जिंदगी पर होता है। कि जो ब्रेकफास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अच्छी चीजें नहीं ले रहे हैं ना तो पूरा जीवन आपका बर्बाद है। तो पहला भोजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा नाश्ता लेना चाहिए। और बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं लेना है, बहुत कम भोजन भी नहीं लेना है। बहुत कम भोजन लीजिएगा तो शरीर में पोषण ही नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा भोजन लीजिएगा तो मिक्स ही नहीं होगा तो पचेगा ही। हमें दोनों स्थिति में, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टमक के फंक्शन है उसको एक एक करके समझते हैं। स्टमक का क्या काम है ना, भोजन को मिक्स करना। स्प्लीन का काम है उससे एनर्जी को क्रिएट करना। दोनों मिलकर काम। डाइजेस्ट फूड विथ स्प्लीन एंड मेक पोस्ट हेवन। इट गिव्स स्ट्रेंथ एक्टिविटी एनर्जी ऑफ बॉडी। तो जब भोजन पचता है ना, तभी जो है एनर्जी मिलती है। स्प्लीन जो है उससे, जो स्टमक में भोजन जाता है ना, उससे ऊर्जा ग्रहण करता है, उससे फूड एनर्जी तैयार करता है, उससे ब्लड भी तैयार करता है। ब्लड जो है यह हार्ट को जाता है, और फूड एनर्जी जो है वो लंग्स को जाता है। ठीक है। किडनी में, किडनी क्या करता है, किडनी में एसेंस होता है। एसेंस जो है उससे बोन मैरो क्रिएट होता है। मतलब हड्डी को जो कंट्रोल करने का काम किडनी का है। और हड्डी के बीच में जो बोन मैरो है उसको भी कंट्रोल करने का काम किडनी का है। तो किडनी क्या है, बोन मैरो क्रिएट करता है। किडनी की जो एनर्जी है उससे बोन मैरो क्रिएट। ठीक है। अब बोन मैरो जो है ब्लड क्रिएट कर रहा है। ये ब्लड जा रहा है हट में। बोन मैरो, आप देखिए यहाँ पे, बोन मैरो से ब्लड बन तो रहा है लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी जो है स्प्लीन से जाएगा, स्प्लीन से लंग्स में। अब जैसे ब्लड बोन मैरो से बन के हार्ट में आ तो गया, ठीक है, स्प्लीन ने एनर्जी कहाँ भेजा, लंग्स में। स्प्लीन ने कहाँ एनर्जी भेजा, लंग्स।
तो जो ब्लड आया और उसमें ये स्प्लीन की एनर्जी मिक्स हुई, प्लस लंग्स का एनर्जी मिक्स हुआ, तीनों। अगर एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास आपने किया है तो उसमें इसके बारे में बताया गया डिटेल्स। ठीक है। तो बोन मैरो से ब्लड बनकर हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में आया। यहाँ पर फूड एनर्जी लंग्स में गई। फूड एनर्जी कहाँ गई? लंग्स में। और वहां ब्लड भी है तो मिक्स हो गई। ब्लड मिक्स हो गया, फूड एनर्जी मिक्स हो गई, और लंग्स जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो हवा भी यहीं पर है, प्राणवायु मिक्स हो गई। ठीक है। और यहीं पर एनर्जी क्रिएट होता है। तो एनर्जी के लिए लंग्स जिम्मेवार है, हार्ट जिम्मेवार है, स्टमक स्प्लीन जिम्मेवार है। तो हवा से एनर्जी लंग्स लेता है, भोजन से एनर्जी स्टमक स्प्लीन लेता है। हार्ट जो है ब्लड को रेगुलेट करता है, वो इसको मिक्स करता है ब्लड में, फिर ये ब्लड पूरे शरीर में फैलता है। तो ब्लड क्रिएशन इस तरह से है। ठीक है। और यह एनर्जी, जब फूड एनर्जी ब्लड में जाती है, व्यक्ति शक्तिशाली महसूस करता है, जवान महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है। जब ये फूड से एनर्जी नहीं निकलती है तो शरीर जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है। और शरीर जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है। तो पहला काम स्टमक का है फूड से एनर्जी खींच के उसको ब्लड में मिक्स करनी, विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन की मदद से। अब जो है स्टमक सेंड डाइजेस्टेड फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक का काम क्या है? फूड को यहां से खींचकर नीचे की ओर आंतों में भेज देना। अब जाहिर सी बात है, अगर स्टमक कमजोर होगा तो आंतों में इस फूड को नहीं बेच पाएगा, ऊपर से नीचे डिसेंड नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो फूड यहीं रुक जाएगा, अटक जाएगा। इस तरह से, जैसे ये देखिए, अटका हुआ फूड है। इस तरह साफ होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से अटका हुआ फूड है। इसको स्टमक फूड रिटेंशन कहते हैं। स्टमक फूड रिटेंशन मतलब स्टमक में फूड का जमा हो जाना। ठीक है। तो स्टमक का काम है ऊपर से फूड को नीचे की ओर भेजना, छोटी आंत में। स्टमक जो है, जो अब जो है स्टमक जो है एनर्जी जो नीचे भेजता है, स्टमक कम एनर्जी को नीचे की ओर भेजता है। ठीक है। नीचे की ओर। तो नीचे जितने भी अंग हैं शरीर में, जैसे आंतें हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, ये नीचे के जितने अंग हैं वहां तक एनर्जी भेजता है। ठीक है। अब जो एनर्जी भेजने के लिए ये कैसे भेजता है? लिक्विड के साथ। ठीक है। मतलब कि जो स्टमक है अपनी एनर्जी नीचे के अंगों को भेजता है। कैसे भेजता है? लिक्विड के साथ। अगर लिक्विड नहीं होगा
तो स्टमक एनर्जी नीचे नहीं भेज पाएगा, तो इसको लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए। तो जब आप पानी नहीं पीते हैं ना, तो स्टमक जो है उसकी एनर्जी रुक जाती है, नीचे नहीं जा पाती। इसलिए पानी पीना चाहिए। जब आप पानी पीते हैं, स्टमक की एनर्जी बढ़ती है, उसका डायरेक्शन भी ठीक हो जाता है। ठीक है। और स्टमक को पानी चाहिए, तरलता चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा बनी रह सके, ताकि वो एनर्जी नीचे भेज सके। ठीक है, तो स्टमक का काम है ऊर्जा को नीचे भेजना पानी के साथ मिलाकर। ठीक है। और पूरे शरीर के लिए स्टमक जो है पानी की टंकी है। ठीक है, फ्लूइड टैंक। शरीर के पानी की टंकी कौन है? स्टमक है। स्टमक जो है शरीर का पानी का टंकी है। स्टमक में पानी नहीं रहेगा, पूरे शरीर में पानी नहीं है। स्टमक, स्टमक में पानी की कमी, शरीर के निचले हिस्से जितने हैं आते हैं, उनमें पानी की कमी, और पानी के साथ ऊर्जा भी जाती है, उसकी भी कमी। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है स्प्लीन जो होता है ना, वो इसका उल्टा होता है। स्प्लीन का काम है एनर्जी को ऊपर की ओर भेजना। एनर्जी ऊपर भेजने का काम जो है स्प्लीन का। तो स्प्लीन जो है किसी भी चीज को सेंटर में लाने का काम करती है। नीचे जो अंग है ना, उसको उठाने का काम। ठीक है। और इसको ह्यूमिडिटी पसंद नहीं, इसको ड्राइनेस पसंद। नेटवर्क का इशू, अच्छे रुके, नेटवर्क चेंज कर लेते। ओके। तो इस तरह से जो है स्प्लीन और स्टमक मिलके एनर्जी को मेंटेन करते हैं। स्टमक का मेनली काम है एनर्जी को नीचे की ओर भेजना। जीभ में हम लोग, ठीक है, डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन्स के बारे में। अधिकतर बीमारियों को जब एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं था, तो जीभ से ही डायग्नोस किया जाता था। जीभ से और पल्स से डायग्नोसिस करके बीमारियों की स्थिति को पता करते थे। ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो हमारे पार्ट हैं टंग के, जीभ के, उस पर अलग अलग ऑर्गन रहते हैं। जैसे जीभ का जो सबसे आगे वाला पार्ट है ना, इसमें हार्ट ऑर्गन रहता है। हार्ट। ठीक है। हार्ट इश्यू हो तो आप इस जगह पर चेक कर सकते हैं कि हार्ट की क्या स्थिति है। जनरली अगर बहुत बार हो ना, तो समझिए कि हार्ट जो है हीट है। ठीक है, वो रंग नहीं होगा, मुझे ब्लड की कमी। तो इस तरह से हार्ट का पूरा एक डायग्नोसिस होता है। जब आप टंग डायग्नोसिस चैप्टर पढ़ेंगे,
तो इसके विस्तार से जानकारी दी जाती है ना। लंग्स का एरिया ये वाला है। हार्ट के बाद जो है, हार्ट, जीभ की टिप जो है हार्ट है, उसके बाद जो है अंदर की ओर लंग्स का होता है। तो लंग्स में अगर हीट होगी तो इस जगह पे आपको हीट पता चलेगी, या जो भी हो, ये लंग्स का एरिया। साइड का जो एरिया होता है लीवर, गॉल ब्लैडर का होता है। लीवर और गॉल ब्लैडर का एरिया साइड में होता है। तो जीभ के साइड को देखकर आप पता कर सकते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर की कंडीशन क्या है। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, ये आते जो हैं, और किडनी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी जो है ये लास्ट में जीभ की जड़ में पता चलता है। जीभ की जड़ में जो है देखकर किडनी और ब्लैडर की कंडीशन पता चलती है, इंटेस्टाइन की कंडीशन भी पता चलती है। जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये स्टमक या स्प्लीन को डिनोट करती है। स्टमक या स्प्लीन को डिनोट करती है जो सेंट्रल पार्ट है। सो ठीक है, तो हमें इसी पार्ट को देखकर स्टमक के कंडीशन को पता करना होता है। ठीक है, हल्का सा पतला सफेद हो यहाँ पर, तो समझना चाहिए कि ठीक है, स्टमक सही से काम कर रहा है। हल्का सा सफेद परत होनी चाहिए, हल्का सा, तो स्टमक स्प्लीन सही से वर्क कर रहे हैं, ये पता चलता है। अगर यहाँ कोई परत नहीं हो, कोई कोटिंग नहीं हो, तो इसका मतलब समझिए स्टमक की एनर्जी कम हो गई। स्टमक की एनर्जी कम हो गई। अगर यहाँ सफेद रंग दिख रहा है तो इसका मतलब ठंडा है, स्टमक में ठंडक है। जीभ देख कर बता सकते हैं कि स्टमक में ठंडक है कि गर्मी है, क्योंकि पीला रंग है, डीप पीला रंग, ये बताता है कि स्टमक में गर्मी बढ़ी हुई है। और सफेद रंग है, इसका मतलब है कि ठंडक बढ़ी हुई है। ठीक है, ठंडक बढ़ी हुई है कि गर्मी बढ़ी हुई, यहाँ पर हम देख के उसको पता करते हैं। और कोटिंग है हल्की सी, तो ठीक है, हल्की सफेद कोटिंग। और अगर कोटिंग नहीं है तो इसका मतलब कि एनर्जी नहीं है स्टमक में। हम लोग अलग अलग कंडीशंस को भी देख के पता करते हैं। एनर्जी की कमी होती है पूरे शरीर में, ठीक है, स्पेशली स्प्लिन की डिफिशियंसी का जो कंडीशन होता है उसमें, ये साइड साइड में जो है ना, ये इस तरह से टिथ मार्क निकल जाते हैं, मतलब स्प्लिन कमजोर होने के ये संकेत होते हैं, और इसको की डिफिशियंसी के साथ जोड़ा जाता है। अगर ब्लड की कमी हो तो इस तरह का फीका रंग होगा जीभ पर। ठीक है, और एकदम लाल हो तो इसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, यहाँ देखिए ऐसा। और एकदम फीका तो इसका मतलब है कि ब्लड की कमी हो गई है, यांग की कमी हो गई, मतलब कि एक तरीका से आप उसको हीट करिए, है ना। तो यांग की कमी हुई तो इस तरह का चेहरा होगा, ये जीभ होगा। ठीक है, स्टैग्नेट करिएगा, पर्पल, हल्का पर्पल टाइप का होगा। ठीक है, एनर्जी कम है तो इस तरह का दिखेगा, और एनर्जी रुक गई है तो इस तरह से दिखेगा, पर्पलिश टाइप का। ब्लड रुक गई है तो पर्पल। और प्लस जो जिस अंग में ब्लड रुका हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर स्पॉट है, पर्पल स्पॉट, इसका मतलब हार्ट में ब्लड अटका हुआ, रुका हुआ। ठीक है, तो अलग अलग जो जीभ के कंडीशंस होते हैं, वो बीमारियों की अलग अलग कंडीशंस को बताते हैं। ठीक है, तो टंग को हम लोग डायग्नोसिस करके बीमारियों को पता करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टमक की बीमारियों के लिए मेनली गर्मी है या ठंडा है या एनर्जी घटी हुई है, ये 3 चीजें पता करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं स्टमक डिजीज के मेन पार्ट पे। हमारा जो ये तो फंक्शन था, हमने जो अभी पढ़ा समझा वो क्या है, स्टमक के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में समझा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो स्टमक डिजीज के बारे में है कि कितने तरह के डिजीज के पैटर्न्स होते हैं। तो स्टमक की जो बीमारियां हैं, पहली है कि एनर्जी की कमी, स्टमक की डिफिशिएंसी, मतलब स्टमक की एनर्जी की। इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे, अब यहाँ पे बीमारियों के नाम है, जैसे स्टमक, मतलब कहाँ बीमारी है स्टमक में, बीमारी क्या है, एनर्जी की कमी है, की डिफिशियंसी है। स्टमक इंटरनल कोल्डनेस, मतलब स्टमक में आंतरिक कोल्डनेस है, ठंडक है, ठंडा लग गया है स्टमक। यिन डिफिशियंसी, स्टमक में यिन की कमी हो गई है, मतलब तरलता की कमी हो गई। स्टमक हीट, मतलब स्टमक में गर्मी बढ़ गई। स्टमक में ह्यूमिड हीट, मतलब कि कफ बढ़ा हुआ है और गर्मी भी बढ़ी हुई है। बाहर से ठंडा लगता है तो उसको कहते हैं स्टमक एक्सटर्नल कोल्डनेस। जैसे इंटरनल को और एक्सटर्नल क्या है कि कहीं जा रहे हैं, पेट में ठंडा लगा, वो हो गया एक्सटर्नल, बाहर से ठंडा लगा। लेकिन आप गर्म आइसक्रीम या ठंडा आइसक्रीम खा लेते हैं तो उससे ठंडा हो गया पेट, तो इंटरनल कोल्डनेस है। ठीक है। की कॉन्ट्रावेक्शन, जब एनर्जी जो है स्टमक की जो स्वाभाविक दिशा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाना, और जब ये उल्टी हो जाती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो की कॉन्ट्रावेक्शन कहलाता है ना। फूड रुक गया, अभी हमने बोला कि फूड रुकने की समस्या, फूड रिटेंशन। और ब्लड रुकने की समस्या, ब्लड उसी तरह से क्लॉट करके जमा होके मतलब रुक जाता है, तो वो ब्लड स्टैग्नेशन या ब्लड स्टेसिस, ब्लड रिटेंशन। ठीक है। तो इतने तरह की बीमारियां स्टमक के साथ होती। तो आप कोई भी बीमारी का नाम लेंगे ना कहीं इन खास चीजों से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो स्टमक की जो सबसे बड़ी समस्या है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर मैंने डेमो क्लास में रिपीट मतलब बताया था आपको मैं, लेकिन इसको रिपीट करते हैं। स्टमक की डेफिशिएंसी, स्टमक की एनर्जी घट जाना। कैसे घटती, और घटती है तो कैसे पता सुबह 7 से 9 बजे का समय है ना, स्टमक का समय है। इस समय जो है, देखिए जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको 2-2 घंटा मिला है। कितना मिला है, 2-2 घंटा समय मिला है। 12 ऑर्गन है और 2-2 घंटा मिलेगा तो हुआ 24 घंटा। 24 घंटा डिवाइडेड टू 12 ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन इज कंटेनिंग 2 आवर्स। ओके। तो 2 घंटा मिलता है हर ऑर्गन को, और उस ऑर्गन को 2 घंटे में ही जो एनर्जी जो मिलनी है मिल जाती है। और फिर बाकी 24 घंटा उसी से काम चलाता है, फिर 24 घंटे बाद उसको मौका मिलता है। तो 2 घंटा जो है हर ऑर्गन को मिलता है, उसी तरह स्टमक को मिलता है 7 से 9 बजे का समय। स्टमक को मिलता है 7 से 9 बजे का समय। अगर इस समय आपको कोई कमजोरी है, इसका मतलब स्टमक को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है। इसको हम लोग टाइम डायग्नोसिस या टाइम ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अगर कोई बीमारी किसी खास समय पर रिपीट हो रही है, अगर कोई बीमारी किसी खास समय पर रिपीट हो रही है, तो सब है उस अंग में दिक्कत है जो उस खास समय में वर्कआउट कर रहा है। ठीक है। तो 7 से 9 बजे का समय स्टमक के लिए है। अगर इस समय दिक्कत हो रही तो स्टमक पे ट्रीटमेंट आपको करना है ना। तो स्टमक की एनर्जी घटे होने का संकेत है। एपिगैस्ट्रियम पेन एंड हैवीनेस, स्टमक में जब एनर्जी है तो कोई भी खाना जो होता है ना उसको नीचे भेज देता है, ऊपर से नीचे हाथों में भेज देता है, छोटी आंत में। लेकिन क्या है, स्टमक में जब ताकत नहीं रहती है तो वो नीचे नहीं भेज पाता।
इसलिए वो खाना जो है स्टमक में ही जमा होके भारीपन पैदा करता है, तो कोई नीचे गया नहीं कि ताकत नहीं स्टमक के पास, तो वहां दर्द पैदा होता है। तो दर्द आपको कहाँ महसूस होगा? नाभि के ठीक ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, जो अब मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, वो एपिगैस्ट्रम एरिया जो है कहलाता है। ठीक है, उसमें क्या है, आपको दर्द और भारीपन महसूस होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि स्टोमक की एनर्जी घट गई है। तीसरी चीज, भूख। स्टमक सही काम करेगा, उसमें एंजाइम्स भी सही से काम करेंगे। स्टमक में एनर्जी रहेगी तो एंजाइम्स टाइम पर पैदा होंगे, टाइम पर सेक्रेट होंगे, भोजन को सही से डाइजेस्ट करेंगे, जितनी अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। और भूख जो है इसका इंडिकेटर है। आपकी स्टमक की भूख जो है वो इंडिकेट करती है कि स्टमक में एनर्जी है। हम लोग आयुर्वेद में एक टर्म है, इसको कहते हैं मंदाग्नि, मंद अग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम होना, जिसको डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, और इसको जठराग्नि भी कहते हैं। तो वो जठराग्नि जो है वो बताती है कि आपका पेट सही से काम कर रहा है। भूख लग रही है ना, भूख अगर लग रही है इसका मतलब स्टमक से काम कर रहा है। ठीक है, तो भूख कम लगना भी स्टमक की एनर्जी कम होने का संकेत है। टेस्ट लॉस, जो स्वाद होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ही आता है। अगर स्टमक सही से काम करेगा तो आपको भोजन में स्वाद भी आएगा। अगर आपको भोजन में स्वाद आना बंद हो गया है तो आप स्टमक के एनर्जी कम होने का उसको इंडिकेशन मान सकते हैं। ठीक है, स्टमक की एनर्जी कम होने का इंडिकेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो तो ये स्वाद होता है ना। ठीक है, जो सेंस है, स्वाद को, जैसे अब क्या है ना, सूंघने का भी एक सेंस है, देखने का भी एक सेंस है। तो सभी सेंस है ना हमारे पांच तत्वों से जुड़े हुए होते हैं। और जो स्वाद का सेंस होता है वो पृथ्वी तत्व के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर स्वाद की कमी हो तो स्टमक की एनर्जी घट गई। लूज स्टूल्स, लूज स्टूल्स जो है, अगर, तो इसका मतलब क्या है कि स्टमक जो है ना, जो लिक्विड है उसको कंट्रोल्ड नहीं कर पा रहा है, वो नीचे जा तो रहा है। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको एक्चुअली स्प्लीन की एनर्जी की डिफिशियंसी से ज्यादा जोड़कर देखा जाता है। इस तिल्ली की एनर्जी घट जाती है ना तो डिसेंट्री हो जाती है, लूज स्टूल्स हो जाती है। लोअर लिम्स वीक होना, कमजोर होना। ठीक है, पैर का जो निचला है निचला ऐसा क्या, वो पैर ही हुआ नहीं, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। पैर जो है पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। तो लोअर लिम्स कमजोर होना, पैर किसी कमजोर हो, तो ये भी स्टमक की एनर्जी कमजोर होने का संकेत है। तो स्टमक की एनर्जी घट कैसे जाती है, इसके क्या कारण हो सकते? तो पहला कारण तो है कि ऐसा भोजन ले रहे हैं जो न्यूट्रिशन से लेस है, उसमें कोई पोषक पदार्थ है नहीं, कोई भी पोषक पदार्थ नहीं है। ऐसा भोजन आप ले रहे हैं।
कोई भी पोषक पदार्थ नहीं, ऐसा भोजन ले रहे हैं न्यूट्रिशनल लेस फूड, तो ये प्रॉब्लम है स्टमक की। डाइटिंग, ठीक है, डाइट आपका जो है ऑलरेडी कम है, या फिर आप डाइटिंग पे चले गए हैं, कम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो ले भी रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ले रहे हैं, इससे भी एनर्जी की कमी हो रही है स्टमक को, इससे भी हो सकता है स्टमक कमजोर हो जाए। खाइएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा, कहते हैं ना, बस वही चीज है। क्रोनिक डिजीज, कई बीमारियां होती हैं जिसका असर सभी अंगों पर पड़ता है, स्टमक पर भी पड़ता है, स्टमक की भी एनर्जी घट जाती है। बहुत सारी बीमारियां जो बहुत पुराने समय चल रही है उससे भी स्टमक की एनर्जी घटती है। इसके अलावा स्प्लीन की एनर्जी घट जाती है, जो पेट में तिल्ली है उसकी एनर्जी घट जाती है, इससे भी स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, इसका इलाज क्या है? HT36 को टोन करने पर स्टमक की एनर्जी बढ़ती है। तो पहला पॉइंट HT36 को टोन कीजिए ताकि स्टमक की एनर्जी को आप बढ़ा सकें। दूसरा CB12, हमने बताया था स्टमक कमजोर हो तो CB12 को टोन करते हैं, ठीक ना, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना। तो CB12 को टोन करने से स्टमक की एनर्जी बढ़ती। CB6 को टोन करते हैं, नाभिक पहुंचता है, तो उसमें विटामिन की मात्रा बढ़ती है। जैसे आप भोजन खा रहे हैं लेकिन उससे आप विटामिन खींच नहीं पा रहे, भोजन से जो विटामिन को अवशोषित करने की क्षमता आपकी कम हो गई है। तो CB6 को टोन करने पर आपके विटामिन मिनरल्स जो आप भोजन से ले रहे हैं वो सभी सख्त होते हैं और वो रक्त में अच्छी तरीके से मिल पाते हैं। यह कमजोरी का भी जनरल पॉइंट है, CB6 को टोन करने पर कमजोरी ठीक होती है। लूज स्टूल्स हो रहे हैं तो CB6 को टोन कर दीजिए, आपके लूज स्टूल्स बंद हो जाएंगे। UB21, ये स्टमक का बैकसुप पॉइंट है। कोई भी ऑर्गन होता है वो पीठ में किसी एक बिंदु पर कनेक्टेड होता है स्पाइन से। कोई भी ऑर्गन का एक बैकसुप पॉइंट होता है जिस पर ट्रीटमेंट देने पर उसको बहुत benefit आता है। तो ये वो बैकसुप पॉइंट है, ये स्टमक को ताकत देता है, स्टमक की कमजोरी दूर करता है, थकावट को दूर करता है। तो ये प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं, एक एक पॉइंट को जो है अपने हिसाब से समझकर आप जो है उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग आज एक और बीमारी को लेने वाले हैं, और वो स्टमक इंटरनल कोल्डनेस। स्टमक इंटरनल कोल्डनेस, स्टमक में ठंडा लग जाना अंदर से। हमने कहा कि बाहर से भी लग सकता है, जैसे बाहर जा रहे हैं पेट में ठंडा लगा, ये एक्सटर्नल ठंडा बाहरी मौसम से। लेकिन गर्मी का दिन है उसमें भी आपको स्टमक में ठंडक लग सकती है। ठीक है, इसका कारण है कि बहुत ज्यादा कच्चा भोजन, ठंडा भोजन खाना, फ्रिज का पानी पीना, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इससे पेट ठंडा हो जाता है, तो यह स्टमक इंटरनल कोल्डनेस पैदा होती है। आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें तो ऑलरेडी स्टमक की ताकत घट गई है। ठीक है, और ऊपर से बहुत कंजा कच्चा और ठंडा भोजन और ड्रिंक ले रहे हैं। और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स हो सकते हैं थकावट, अगर पेट में ठंडक हो गई है तो ताकत नहीं मिल रही, ठंडा ये थकावट हो गई। ये जो ठंडक है ना, कभी भी ठंडक जो है ना दर्द पैदा करती है।
ठंडक क्या पैदा करती है? दर्द पैदा करती है। ठीक है। पेट में जो है दिक्कत हो, दर्द हो, ठीक है, और पेट पर मसाज करने से वो ठीक हो जाता हो, या फिर जो है स्टूल पास करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो शरीर में कुछ क्या हुआ, उस शरीर से निकल गया तो आराम मिलेगा। यहाँ पर जो भोजन किया, जो आपने ठंडा पेय पदार्थ लिया, वो पेट में अटका हुआ है, वो अगर निकल गया स्टूल के थ्रू, आपको आराम महसूस। तो मतलब आपके पेट में ये दिक्कत थी और मसाज करने से अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शरीर में कोई बाहर की चीज प्रवेश कर गई है और शरीर से वो बाहर, हमें आराम लगता है। तो यह टाइप ऑफ डिजीज, इस तरह की डिजीज है एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज। दो तरह की बीमारियां होगी, डिफिशिएंट टाइप ऑफ डिजीज, एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज। जो एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज होती है उसमें पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस एक्सेस चीज को कम करते हैं। ठीक है। हाँ पे क्या है, अच्छा, एक्सेस और डिफिशिएंसी में सपोज कि पेट दर्द कर रहा, पेट पे मसाज किए, पेट पर मसाज किए, हमें आराम मिल गया, इसका मतलब, ठीक है, आ, वहां पर कुछ था एक्स्ट्रा, ठीक है, एनर्जी की कमी थी, आपने एनर्जी दी तो आराम मिल गया। यहाँ पर क्या कंडीशन की, का जो एरिया है ना वो कोल्ड होता है, उस पर अगर एक ह्यूमन टच मिलता है, मसाज मिलता है, तो उस पर महसूस होती है और उसको आराम मिलता है। ठीक है। अच्छा रुकिए, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। इसको दो हिस्सों में तोड़ के बताते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, हम भी क्यों ना हो जाए, इससे अच्छा। ये दो हिस्सों में टूटा, यानी ये क्या है, हाँ, एक्चुअली सॉरी, ये डिफिशिएंट टाइप का वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर इस हिस्से को देखते हैं, ये एक्चुअली दो पॉइंट को है ना, एक ही पॉइंट में मर्ज करने से कंफ्यूजन पैदा होगी, इसको हम थोड़ा क्लियर। फील डिस्कम्फर्ट आफ्टर स्टमक मसाज, अगर जो है हम दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना। अगर पेट में दर्द है, अब हम दबा रहे हैं, मसाज करते हैं, तो उसके बाद आराम मिल जाता है। इसका मतलब कोई चीज पहले उसमें घटा हुआ था, हमने वो दे दिया, वो क्या है, एनर्जी। हाथ से टच किया तो हमने क्या दिया, एनर्जी। तो क्या हुआ, एनर्जी देने से उसको आराम मिल गया। लेकिन वही रहता है कि हम मसाज कर रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है, मसाज कर रहे हैं, और दर्द बढ़ गया, और दर्द बढ़ गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वहां पर पहले से चीजें बढ़ी हुई है, हम और दे रहे हैं उसमें, तो और दिक्कत पैदा हो रही है। तो ये एक्सेस हो गया। तो एक्सेस और डिफिशिएंसी में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि दबाने से, मसाज करने से आराम मिलता है या दिक्कत होती है। अगर आराम मिलता है दबाने से, इसका मतलब वो उसमें कमी थी, एनर्जी घटा हुआ था, हमने मसाज के एनर्जी दे दिया। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब जो है दबाया और दर्द बढ़ गया, इसका मतलब वहां एनर्जी पहले से घटी हुई थी, हमने दबाया और एनर्जी बढ़ी, और दिक्कत हो गया क्योंकि पहले से एनर्जी बढ़ी है। तो इससे पता चलता है कि एनर्जी पहले से बढ़ी हुई है या घटी हुई है। ये डायग्नोस्टिक पैटर्न में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है। तो पहला ये हुआ। इसका जो पहला पार्ट है, अनइजीनेस इन द एब्डोमेन विच इंक्रीज आफ्टर पासिंग स्टूल, जब स्टूल पास होता है तो दिक्कत बढ़ जाती है। जब स्टूल पास होता है तो दिक्कत बढ़ जाती है, इसका मतलब ये डिफिशियंट डिजीज है। ये क्या है, डिफिशियंट डिजीज है। शरीर से कुछ निकल गया, शरीर से कुछ निकल गया, करेक्ट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। शरीर से कुछ निकल गया तो आपकी एनर्जी क्या है ना, एक्सेस थी, अगर निकलने से आराम मिलता है तो मतलब एनर्जी एक्सेस थी।
और निकलने से दिक्कत होती है, इसका मतलब एनर्जी आप डिफिशियंट है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा? अगर क्लियर होगा तो यस लिखिए, फिर आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप नो लिख सकते हैं। इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। ओके, इसको एक बार हम खुद से ही क्लियर कर देते हैं। देखिए ये क्या क्या रहा है, क्या कि अच्छा, बता दे रहे हैं। अनइजीनेस इन एब्डोमेन व्हिच इंक्रीज आफ्टर पासिंग स्टूल। ठीक है, जब स्टूल पास होता है तो दिक्कत बढ़ जाती है, यही कहा जा रहा है। तो शरीर से कुछ निकल गया, स्टूल पास हुआ मतलब शरीर से कुछ निकल गया, दिक्कत हो गई। अगर शरीर के निकलने से दिक्कत होती है, इसका मतलब क्या है? कमजोरी है, डिफिशियंसी। और ये डिफिशियंट पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसलिए टोन वाला प्रोटोकॉल लगा देते हैं। टोन वाला प्रोटोकॉल एक्चुअली लगाते ही इसलिए है ना, ताकि एनर्जी हमें बढ़ जाए। ठीक है, अब दूसरा है कि मसाज करते हैं तो आराम मिल जाता है। इसका मतलब उसमें एनर्जी पहले से घटी हुई थी, हमने ऊपर से एनर्जी दे दी, मसाज करके एनर्जी दे दी, जिससे आराम मिल गया। ठीक है, ये कंडीशन होती है, पेट में अंदर ठंडा लग जाता है तो मसाज करने से आराम मिल जाता है। और ठंड, देखिए अगर ठंड है ना तो भूख नहीं लगेगी। ठंड है तो भूख नहीं लगेगी। ठंड है तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भूख क्या है? गर्मी है, अग्नि है, जठराग्नि है। जठराग्नि, अगर ठंड है, पानी है अंदर, ठंडक है अंदर, बर्फ है अंदर, तो वहां अग्नि कहाँ रहेगी? अग्नि नहीं रहेगी। तो भूख नहीं लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पेट में ठंडा लगा हुआ। चौथा नंबर ये बता रहा है कि लाइक हॉट फूड एंड ड्रिंक। इस चीज को भी समझ लेंगे, डायग्नोसिस आपको ये आपको काम आने वाला है। जब व्यक्ति को ठंड, शरीर अगर ठंडा होता है ना, तो उसको गर्म चीज चाहिए। गर्म पानी हो गया या गर्म खाना हो गया। अगर शरीर ठंडा है तो उसको क्या चाहिए? गर्म भोजन, गर्म पानी। अगर शरीर गर्म है तो उसको चाहिए ठंडा भोजन, ठंडा पानी। ठीक है, तो गर्म बीमारियों में और ठंड वाली बीमारियों में अंतर। क्या अंतर है? कि गर्म बीमारी होगी, ऐसा बीमारी जैसे शरीर गर्म होता हो, ऐसी बीमारी जैसे शरीर गर्म होता हो। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति ठंडा चाहेगा, उसको ठंडा पानी चाहिए। यहां पर लेकिन उल्टी बात है, ये ऑलरेडी शरीर पहले ठंडा हो चुका है, हो चुका है। इसलिए शरीर को चाहिए पानी और ठंडा भोजन। तो ये गर्म पानी और गर्म भोजन। तो व्यक्ति अगर चाय पीना पसंद करे ठंडे पानी की जगह, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, क्योंकि ठंडा लगा हुआ तो गर्मी चाहिए। ये हॉट मतलब कि डिजायर होता है। ठीक है, और शरीर ठंडा होता है। और इसका एक लक्षण ये भी होता है कि पैर जो है ना, हाथ पैर ठंडे होते हैं। हाथ पैर क्या हो जाते हैं? ठंडे होते हैं, मतलब कि ठंडक है, तभी तो हाथ पैर ठंडे हो गए ना। वोमिटिंग होती है वाटर के जैसी। कैसी वोमिटिंग होती है? पानी के जैसा। पानी के जैसा उल्टी होता है। ठीक है, तो ठंड लगा हुआ है तो वो ठंडा जो है पानी के जैसा बाहर निकल जाता है? अच्छा, स्वेलन येलो। ठीक है, ये येलो यहाँ पर फीकापन होगा। ठीक है, ये यहाँ जीभ सूजी हुई होती है। जीभ क्या होता है? सूजा हुआ होता है, स्वेलिंग होती है। और व्हाइट कोटिंग उस पर मिलेगी। क्या मिलेगी? व्हाइट कोटिंग, येलो नहीं, व्हाइट कोटिंग। इसको मिस्टेक कर ठीक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जीभ सूजा हुआ, इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई, तरलता बढ़ी हुई है, कोल्डनेस बढ़ी हुई। और सफेद कोटिंग है, मतलब कि उसमें कोल्डनेस। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लिखते हैं तो फिर उसको एक बार रीचेक करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो कई बार गलतियां हो जाती, बाद में इसको सुधार लेंगे। ठीक है,
तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमने कारण जाना, हमने इसके सिम्टम्स जाने। ये दो ग्रुप में ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, दो ग्रुप में ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ग्रुप आई ST36 CV6 12 20 21, ये पहले जो एनर्जी जो घटे होने वाला ट्रीटमेंट है वो दीजिए। अगर इससे काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रीटमेंट दीजिए। इसमें क्या है, P6 है, CV12 है, ST34, UB21, ये 4 पॉइंट दे रहे हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया है ST34। तो पेट दर्द के लिए ST34 एक एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, ST34 टोन का से पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। ST34 पे आपको ट्रीटमेंट देना होगा। ओके, अब UB20 स्प्लीन का बैक्सो पॉइंट है। तो यही जो पॉइंट है आपको लगने हैं, इन पॉइंट को लगा के आप ट्रीटमेंट करते हैं। जो पॉइंट है, पहले ग्रुप 1 के पॉइंट लगाइए, और नहीं रिजल्ट आए तो ग्रुप 2 के पॉइंट लगाइए। बस ये दो पॉइंट में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग इसके जानेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना ही। किसी के पास कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड इधर उधर, और खास